स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव सीरीज में, जिसका नाम बहुत मशक्कत के बाद हम लोगों ने रखा है एंड वो नाम है ज्योग्राफी मैटर्स क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप। क्या ज्योग्राफी सही में मैटर करती है? क्या ज्योग्राफी ही मैटर करती है? एंड क्या ज्योग्राफी ही मैटर करती है? Okay, so is geography the beginning and is geography the end? So through this series we are trying to answer this very big question. And ये जो series है guys, अभी एक continued format में चलेगी. Now every day you will be getting these lectures and मेरा आपसे वादा है कि through this series we are going to achieve three things. तो सबसे पहली चीज, मैं आपका 50 to 60% GS syllabus through this series ही खत्म कर दूंगा, ताकि आपको बेसिकली जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, तो आपका 50-60% सिलेबस थ्रू दिस सीरीज ही यू विल बी गेटिंग कंफर्टेबल। एंड मैं आपको थोड़े एडवांस लेवल टॉपिक्स भी पढ़ा दूंगा, ताकि आपको आसानी से ज्योग्राफी डिसिप्लिन ग्रास्प करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू मेक यू द मास्टर ऑफ एटलस। ठीक है, तो हम इस सीरीज में मैपिंग भी कवर कर लेंगे पूरे वर्ल्ड की, and of course with mapping I will also cover current affairs. तो एक तीर है, तीन निशाने हैं। ओके, सिलेबस कवरेज का, एटलस मैपिंग का एंड करंट अफेयर्स का भी। एंड गाइस, you know what's the beauty of this series? That through this series we are targeting roughly 30 to 40 marks in prelims and approximately 200 to 400 marks in mains. ठीक है, तो ये सीरीज की डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेटिव रहेगी आपकी प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी। तो प्लीज गिव मी योर इमेंस सपोर्ट, प्लीज बी विथ मी टिल द वेरी एंड ऑफ द सीरीज। इट्स माय प्रॉमिस टू यू दैट इन द एंड you will come out as a more informed individual and you will become one of the little known masters of geography, and you will be getting a good score in this discipline, and but naturally you will be getting a good all India rank. ओके, तो सीरीज की शुरुआत करने से पहले, आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले, हमारा आज का 8वां लेक्चर है। तो काफी टाइम हो चुका है वैसे ये सीरीज शुरू करके, एंड 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप सबको जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनको पता है, बट जो लोग आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं क्विकली बता देता हूँ कि हम लोग इस सीरीज में करते क्या है। तो इन दिस सीरीज बेसिकली गाइज, मैं आपको स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में लास्ट क्लास की रिविजन कराता हूँ। Then I quickly jump on to the new concepts जो हमें आज में डिस्कस करने हैं, and then I basically apply those concepts on the world map so that आपको वो concepts भी एकदम से ध्यान में आ जाए through practical map analysis. So this is how we proceed. Okay, and guys, शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ और एक चीज शेयर करना चाहूंगा। I will like to present you all with a very golden opportunity. तो जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या फिर अभी जुड़ रहे हैं आज पहली बार, तो माय नेम इज प्रितेश माथुरकर। मैं नॉर्मली खुद का इंट्रोडक्शन पहले देता नहीं हूँ, आई लेट माय वर्क स्पीक फॉर माई सेल्फ। ओके, बट like let me just introduce myself here now. So my name is Pritesh Mathurkar. I am the head optional faculty at Study IQ IAS, and guys, we are launching new optional batches from 21st of August. So guys, if you are interested with me to go on a journey, to go on a world tour, where me as your friend, philosopher and guide will take you on a guided and a detailed tour of the entire world, because I have myself traveled 4 continents, so I'm not only geographer by profession but geographer by heart. तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इस जर्नी पे आए एंड पूरी दुनिया को जाने, तो यू आर फ्री टू एनरोल इन दिस बैच. This batch is starting on 21st of August sharp at 1 PM, and you will be getting orientation sessions too. And इसके साथ साथ बाकी बैच के फीचर्स तो आप सबको वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे. And guys, most important thing, you can use my code PM Life and get a very specialized price. You can just begin this journey with me in a specialized price of just 15,999 rupees. So it's my request to you कि आप मेरे साथ ये जर्नी तुरंत शुरू कीजिए. Okay, चलिए, let's come back. Let us start with a quick revision of what we did in the previous class.
so that I can quickly jump on to कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इन द लास्ट क्लास वी डिड डिस्कस कि कैसे हमारे जो ग्लोबल विंड्स है बेसिकली वो धरती पे लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग वेजिटेशन मिलता है, अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज मिलती है, क्रॉप्स मिलते हैं, एंड कैसे ये चीजें सारी इंटरलिंक होती है। तो मैं फिर से पूरी चीज रिपीट नहीं करूंगा, आई विल जस्ट रिपीट द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स जो हमने पढ़े थे। ओके, so if we consider the east coast of Brazil, we have the Brazilian highlands. तो Brazilian highlands क्या करेंगे? They will act as orographic barriers to the incoming southeast trade winds. So जो हमारे southeast trade winds है उनको जो हमारे Brazilian highlands है, they will act as orographic barriers. So because of this guys, what will happen? पूरा का पूरा रेनफॉल ब्राजीलियन हाईलैंड्स के ईस्ट साइड पे हो जाता है। Mountainous territory, tropical land, well-drained soils, and good rainfall. So hence, Brazil becomes the number one coffee exporting region of the world. तो जो आप कॉफी पीते हैं, ओके, रोबस्टा कॉफी, वो यहाँ से आती है। तो यहाँ पे एक सिटी है कॉल्ड एज साओ पाउलो। तो साओ पाउलो इट इज कॉल्ड एज द कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज मुझे लेके चलिएगा, साओ पाउलो जाने की इच्छा है मेरी। So just a small promise I want from you that if you get selected, please take this faculty to Sao Paulo ताकि मैं भी वो कॉफी टेस्ट कर सकूं एंड फाइनली हमारे ज्योग्राफी का नॉलेज फ्रूएशन में आए। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको और एक प्रोमिनेंट एग्जांपल बताया था कि इफ यू सी द वेस्ट कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इफ यू सी द वेस्ट कोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ वॉशिंगटन एंड ओरेगॉन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये जो कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, जहां पे कनाडा का एक रीजन आता है कॉल्ड एज ब्रिटिश कोलंबिया, यूएसए के दो रीजन आते हैं कॉल्ड एज वॉशिंगटन एंड ओरेगॉन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिलते हैं? दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ मिलते हैं। वी कॉल देम एज व्हाट? वी कॉल देम एज द जायंट रेडवुड ट्रीज। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जो ओरोग्राफिक बैरियर जैसा ऐड करता है किसके रिगार्डिंग? टू द इनकमिंग वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होती है एंड इस वजह से यहाँ पे आपको एवरग्रीन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। ओके, एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ मिलते हैं कॉल्ड एज रेडवुड ट्रीज। सिमिलर थिंग यू कैन ऑब्जर्व ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। हमने न्यूजीलैंड के बारे में भी जाना था, न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट में तो जनाब आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं। ओके, so this is very uncommon that you find mangroves so damn southwards of the equator. Okay, and but naturally मैंने आपके साथ पोलर वोर्टेक्स का ब्रेकिंग भी डिस्कस किया था कि अगर पोलर वोर्टेक्स ब्रेक हो गया, जो हो रहा है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैन एक्सपीरियंस वेरी सीवियर कोल्ड वेव्स। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर -50 -40 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली पोलर वोर्टेक्स के ब्रेक होने की वजह से होती है एंड दिस इज हाउ द विंड्स इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑन अर्थ। नाउ गाइस, इनफ ऑफ बेसिकली दिस फिनोमेनॉन रिलेटेड टू क्लाइमेट। अभी हमने एक वर्ल्ड का ओरिएंटेशन देख लिया है कि अगर मैं आपके आगे वर्ल्ड मैप रख रहा हूं तो आप मुझे बता पा रहे हैं कि सर कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, हमें कैसा वेजिटेशन मिल रहा है, हमें उससे लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। तो बेसिकली जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ किया वो एक इनडायरेक्ट अप्रोच लिया कि हमने पहले देखा कि यहाँ पे क्या है एंड हमने उसके रीजंस जाने कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो अभी हमने बेसिकली क्लाइमेट का एक गुड एनालिसिस कर लिया है कि कैसे जगहों पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स है, रेम्स है। ओके, कैसे हमारे सारे डिफरेंट बायोम्स है वर्ल्ड के। तो नाउ लेट अस डाइवर्ट आवर अटेंशन एंड लेट अस स्टार्ट टू फोकस ऑन द अर्थ इंटीरियर। अभी क्लाइमेट बहुत हो गया, एटमॉस्फेयर पे हमने इनफ डिस्कशन कर लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट टू फोकस ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड लेट अस ट्राई टू आंसर कि कैसे ये जो कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ओके, यू हैव अफ्रीका, यू हैव यूरोप, यू हैव यूरेशिया, ओके, यू हैव साउथ ईस्ट एशिया, यू हैव ऑस्ट्रेलिया। ओके, बेसिकली मैं साउथ ईस्ट एशिया को एक अलग कॉन्टिनेंट नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक सिंपल, ये तो एक पूरा एक हमारा एक कॉन्टिनेंट हो गया है। तो यू हैव बेसिकली द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, यू हैव यूरोप, यू हैव एशिया,
यू हैव ऑस्ट्रेलिया एंड यू हैव एंटार्क्टिका। तो वैसे इंडिया को तो हम लोग एक अलग सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, बिकॉज इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द सदर्न पोलर लैटिट्यूड्स। तो कैसे ये सारे कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन यहाँ पे आई, कैसे बेसिकली धरती के इंटीरियर्स में जो प्रोसेसेस चल रही है, कैसे उससे हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस बने, एंड कैसे उस इंटीरियर्स की वजह से हमारे ये जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है बेसिकली ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ओके, ओशंस क्या ड्रिफ्ट होते हैं कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं? क्या कॉन्टिनेंट्स ही ड्रिफ्ट होंगे? क्या ओशंस बेसिकली फिक्स रहेंगे? क्या ओशंस फॉर्म होंगे? क्या ओशंस बेसिकली डिस्ट्रॉय होंगे? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बेसिकली मिलेंगे। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हाँ है। तो ये जो 8th लेक्चर है आज का, इसमें आपको बेसिकली समझेगा कि कैसे इंटीरियर्स ऑफ अर्थ अफेक्ट करते हैं ओशंस को एंड कॉन्टिनेंट्स को, एंड कैसे बेसिकली वी हैव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑन अर्थ। ओके, एंड कैसे हमारे ओशंस बनते हैं, कैसे ओशनिक फ्लोर बनता है, वो भी हम लोग आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है गाइस कि वी विल कीप दिस एज अ 2 पार्ट लेक्चर। तो ये जो मेन क्वेश्चन हम लोग एड्रेस कर रहे हैं कि हाउ द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ, तो ये 2 पार्ट में हो सकता है। मैं आपको आज पहला इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू इंटीरियर्स ऑफ अर्थ की कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है, कैसे ज्योग्राफी मैटर करती है, इन द सेंस ऑफ व्हाट कि अंदर की चीजें धरती के एक्सटीरियर को कैसे रीशेप करती है। हाउ डू बेसिकली इंटीरियर्स ऑफ अर्थ डिफाइन एंड बेसिकली हाउ द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ओशंस ऑफ द अर्थ। ओके, तो इसे शुरुआत करने से पहले मैं एक बहुत क्विक ग्लांस देना चाहूंगा आप सब लोगों को विथ रिगार्ड्स टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओके, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो आप सबको पता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूटेड है द बिग बैंग थ्योरी। ओके, एक थ्योरी है कॉल्ड एज द बिग बैंग थ्योरी। यू ऑल ऑफ यू नो दिस थ्योरी, मुझे पता है कि आप सब लोगों को इस थ्योरी का नाम पता है, कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो व्हाट इज दिस बिग बैंग थ्योरी गाइस? तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी। ओके, ये एक सिंगुलैरिटी थी, ये पॉइंट डायमेंशनलेस था, ये पॉइंट बेसिकली इनफाइनाइट मास था, इस पॉइंट का इनफाइनाइट ग्रेविटी थी, इतना ज्यादा मास, इतनी ज्यादा ग्रेविटी कि इसमें से लाइट भी एस्केप नहीं हो पा रहा था। सडनली दिस पॉइंट, दिस सिंगुलैरिटी अंडरवेंट कॉस्मिक इन्फ्लेशन। सडनली इसमें से क्या हुआ, सारी सेलेस्टियल बॉडीज बाहर फेंकना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे बॉडीज इस पॉइंट में से बाहर फेंकना शुरू हुई, ये बॉडीज कोएलेस करना शुरू हो गई, ये बॉडीज एक साथ आना शुरू हो गई, एंड धीरे 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 जो हम और आप ब्रह्मांड देखते हैं, ये ब्रह्मांड बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया। आप बोलेंगे कि सर ये पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि ये थ्योरी वैलिड है या नहीं? तो गाइज मुझे आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आज आप इस मुकाम में हो आपकी जिंदगी में, आज हम लोग आज उस टाइम पीरियड में जी रहे हैं कि यस वी आर एबल टू आंसर कि हमारा ओरिजिन कैसा हुआ है। देखिए, ये जो थ्योरी है ना बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी 1912 में प्रोपोगेट की गई थी। ओके, एक बेसिकली एक पर्सन थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमात्रे। ओके, मैं उनका नाम भी लिख देता हूँ बोर्ड पे ताकि आपको बेसिकली समझ में आ जाए। Okay, that name, the name of the person was George Lemaitre. Okay, he basically for the first time propagated the Big Bang theory. Okay, तो Big Bang theory propagate हुए 1912 में। Okay, उसका सबसे बढ़िया कंक्लूसिव एविडेंस जो हमें मिला है, okay, कि हाँ ये हो सकता है कि everything began from a singularity, and जब ये सिंगुलरिटी से शुरू हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे डार्क फेजेस थे, यानी यहाँ पे कुछ क्रिएशन नहीं हुआ, धीरे 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 ये सारा क्रिएशन होने लगा। एंड ये जो बिग बैंग हुआ है ये रफली 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ गैलेक्सीज के पिक्चर है जो इतने पुरानी है? क्या हम लोग सही में बोल सकते हैं कि इन द यूनिवर्स यू आर फाइंडिंग सच ओल्ड गैलेक्सीज, सच ओल्ड बॉडीज,
कि जो इतनी पुरानी हो सकती है? आंसर है यस। एंड गाइस 1912 में इन्होंने थ्योरी प्रोपोगेट की थी 2022। ओके 2022 यानी रफली कितने सालों बाद? 1912 2012 100 साल एंड 10 साल बाद। ओके तो 110 साल बाद जब ह्यूमंस ने हमारा सबसे कॉस्टलीस्ट एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया स्पेस में, इट इज कॉल्ड एज द जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की इमेज हमारे पास भेजी, तब हमें समझा कि यस वी आर ऑलमोस्ट सर्टन कि हमारा जो यूनिवर्स हुआ है वो इसी से शुरू हुआ है, फ्रॉम द बिग बैंग। क्यों? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट इमेजेस ऑफ द यूनिवर्स, वी गॉट द फोटोज ऑफ सच गैलेक्सीज। फोटोज इन द सेंस गैलेक्सी साहब ये बहुत दूर है, ठीक है, उसका एक फेंट डॉट मिलता है आपको। ऐसी इमेज हमें मिली जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ इतनी पुरानी गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही है। तो यू विल बी शॉक टू हियर दिस गाइस कि हमारे पास अभी ऐसी गैलेक्सीज का फोटो है जो लगभग 13.1 बिलियन साल पुरानी है। आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे हो सकता है, ये फोटो हमें दिखाइए। चलिए मैं आपको वो फोटो भी दिखा देता हूं so that everyone basically agrees with this. So let me showcase you the photo of that particular galaxy जो मैं बोल रहा हूं कि हमें basically मिली है। तो if you can see this image and guys ये इमेज जो आप देख रहे हो, ये इमेज बहुत मशक्कत के बाद इंसानों को मिली है। ओके ये जो इमेज है, ये इमेज जो आप अभी आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस इमेज के पीछे कई दशकों की मेहनत है, कई दशकों का पेन है, बहुत सारी सफलताएं एंड असफलताएं है, उसके बाद हम लोग ऐसी इमेज प्रोड्यूस कर पा रहे यूनिवर्स की। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये कैप्चर करना आम बात नहीं है। इसे कैप्चर करने के लिए आपके पास इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी लगती है। बिकॉज यूनिवर्स में जो है, यूनिवर्स आपको अगर डीप स्पेस देखना है तो आप नॉर्मल टेलीस्कोप से डीप स्पेस नहीं देख सकते हैं, आपको स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप लगती है जो इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट कर सकते। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ना गाइस, ये एक इमेज है जेम्स वेब टेलीस्कोप की। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को डार्क यूनिवर्स के डार्क स्पेस में पॉइंट किया गया, हमारे पास अभी तक की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग देख पाए कि डार्क स्पेस में हमें क्या दिख रहा है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर गाइज वी वर ऑल लकी कि हम लोग ये इमेज देख पा रहे हैं। तो गाइज एवरी डॉट इन दिस इमेज इज रिप्रेजेंटिंग अ गैलेक्सी। एवरी डॉट, हर एक छोटा डॉट। तो इस इमेज में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज है जस्ट इन दिस वन इमेज। एंड इफ यू आर एबल टू सी, ओके ये जो ब्राइट लाइट दिख रहे हैं ना आपको, ब्राइट गैलेक्सीज, तो ये ब्राइट गैलेक्सीज व्हाइट ब्लू, ये काफी नई नई गैलेक्सीज है। ओके नई गैलेक्सीज जो होती है उसमें से व्हाइट लाइट बाहर निकलता है। बट जो पुरानी गैलेक्सीज है, जैसे ये हो गई, ओके यहाँ पे ये वाली हो गई। ओके तो इफ आई एम पॉइंटिंग, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट इन दिस इमेज, बट आई होप दैट यू आर अप्रिशिएटिंग दिस। तो ये जो छोटी छोटी गैलेक्सीज है इनका कलर है रेड। ओके तो क्या बिग बैंग हुआ है? इसके लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्टिंग थ्योरी है, इट इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। तो अगर आप ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो ना रेड कलर के, ये डॉट्स बेसिकली ऐसे गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत ज्यादा दूर है धरती से। बहुत ज्यादा दूर इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि उनसे जो लाइट आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है। दूर से क्यों आ रही है? बिकॉज वो गैलेक्सी सबसे पहले बनी हुई है। तो यूनिवर्स जो है गाइज, हमारा यूनिवर्स हो रहा है एक्सपांड। आवर यूनिवर्स इज बेसिकली एक्सपांडिंग। तो ये जो गैलेक्सी सबसे पहली बनी है वो अभी बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। तो उनका जो लाइट है हमारे तक आते आते, जो जो अर्लीस्ट गैलेक्सीज है इनका जो लाइट है हमारे तक आते आते वो शिफ्ट हो जाता है। वो व्हाइट फ्रीक्वेंसी से रेड फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रेड शिफ्ट। We call it as what? Red shift. We call it as what? Red shift. Please इसे ध्यान में रखिएगा। तो red shift is a very important phenomenon which can be used as a conclusion in the support of, as evidence of Big Bang। कि हाँ red shift हुआ है। जो पुरानी गैलेक्सीज है वो रेड कलर की दिखती है हमें, एंड जो नई गैलेक्सीज है वो हमें व्हाइट एंड ब्लू कलर की दिखती है। एंड इसे देखने के लिए गाइज अब मैं आपके आगे बेहद खुशी से इस इमेज को दिखा रहा हूँ।
yes, I can finally say that this is happening in the universe. Okay, so redshift, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी गैलेक्सीज जो बहुत दूर से है, उनका लाइट बहुत दूर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, इसलिए उस लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एंड नाउ वी आर सीइंग इट एज अ पेल रेड डॉट इन द फार रीचेस ऑफ यूनिवर्स. एंड और एक इसका एक एविडेंस है सपोर्ट के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. वी कॉल इट एज व्हाट गाइस? वी कॉल इट एज कॉस्मिक, ओके, कॉस्मिक माइक्रोवेव, ओके, बैकग्राउंड रेडिएशन, ओके, बैकग्राउंड रेडिएशन. इसका मतलब क्या है गाइस? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओके, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप बेसिकली गैस पे दूध उबालते हो, ओके, यू बॉयल द मिल्क ऑन गैस, वो दूध उबल गया, आपने गैस टर्न ऑफ कर दिया, आपने दूध का जो यूटेंसिल है, जो पतीला है, वो आपने किचन टॉप पे रख दिया, आपने या फिर डाइनिंग टेबल पे रख दिया, राइट? तो वो दूध जब तक रूम टेम्परेचर पे अटेंड नहीं करता है, तब तक के उसमें से हीट बाहर निकलती रहती है. Till the time the milk reaches the room temperature, you have continuous spilling out of heat. तो ऐसा ही जो हमारा यूनिवर्स है जो क्रिएट हुआ है, बिकॉज ये जब हुआ, बिग बैंग हुआ, तो टेम्परेचर्स बहुत बढ़ गए, ओके, एंड ये एक्सपांशन अभी भी ये एक्सपांशन ऑन है, हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपांड हो रहा है. तो इन द बैकग्राउंड ऑफ द यूनिवर्स के बैकग्राउंड में आपको फेंट माइक्रोवेव रेडिएशंस मिलते हैं, जिसको हम लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं. तो रेडशिफ्ट अलॉन्ग विद दिस, दीज आर टू कंफर्मेटरी एविडेंसेस कि हाँ, बिग बैंग हुआ है एंड आवर यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग. ठीक है, तो गाइस दशकों लग जाते हैं, सदियां लग जाती है एक चीज प्रूव करने के लिए, एंड दिस इज वेयर ह्यूमन इंज्यूनिटी कम्स इन प्लेस. हमारी स्पीशीज जो है काफी रेजिलेंट स्पीशीज है, इसलिए आज हम बहुत डोमिनेंट स्पीशीज है धरती पे. दुख बस इसी बात का है कि हम डोमिनेंट है, तो हम लोग धरती को एक अलग डायरेक्शन में भी लेके जा रहे हैं, हम लोग धरती पे क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहे हैं, हम लोग धरती पे मास एक्सटेंशन कर रहे हैं. सो जस्ट इमेजिन दैट इफ वी डू गुड टू अर्थ, हम लोग क्या कर सकते हैं. हम लोग तो अभी इंटरप्लानेटरी स्पीशीज बनने ही वाले हैं, आने वाले 5-6 सालों में हम लोग मार्स पे भी पहुंच जाएंगे. वेरी बिग स्टेप. एंड गाइज, आप लोग देखो कितने लकी हो कि आप लोगों के आगे इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस है, एंड आप लोग पहली बार देखेंगे इंसानों को मार्स पे जाते हो. चलिए, ये बात तो हो गई. तो यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मैंने आपको एक नटशेल में एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट मी ट्राई टू क्विकली एक्सप्लेन यू द ओरिजिन ऑफ अर्थ. आप बोलेंगे कि सर आप ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है बेटा हमें, बिकॉज आपको अगर ओरिजिन ऑफ अर्थ क्लियर है, तो आपको इंटीरियर्स ऑफ अर्थ भी क्लियर रहेंगे. एंड इफ यू आर क्लियर विद द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि धरती के आउटर एक्सप्रेशंस कैसे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं, कैसे ओशन फ्लोर क्रिएशन होता है, ओशन फ्लोर डिस्ट्रक्शन होता है. एंड दैट इज वेयर दिस थ्योरी विल कम इनटू योर यूजफुलनेस. ओके, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ? How has the earth originated? So guys, the most acceptable theory with regards to origin of earth, it is called as nebular hypothesis. इसे प्लीज ध्यान से समझिएगा. Okay, what do you mean by nebular hypothesis? Okay, origin of earth basically. What do you mean by nebular hypothesis? So if I'm talking about nebular hypothesis यानी क्या कि हमारी धरती जो थी गाइस, वो पहले एक जायंट अमॉर्फस क्लाउड थी. ओके, जायंट अमॉर्फस क्लाउड. ओके, आप बोलेंगे कि सर अमॉर्फस क्लाउड मींस व्हाट? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अमॉर्फस क्लाउड? तो अमॉर्फस क्लाउड बेसिकली मींस अ शेपलेस क्लाउड. इसका कुछ डेफिनेट शेप नहीं. ओके, एंड ये जो अमॉर्फस क्लाउड है, ये बेहद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स से बना हुआ है. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल आएंगे तो उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मींस द बेसिक एलिमेंट्स फ्रॉम व्हिच द पीरियोडिक टेबल एक्चुअली स्टार्ट्स, दे आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो धरती जो हमारी थी पहले, वो बेसिकली एक जॉइंट अमॉर्फस क्लाउड थी, किसकी? हाइड्रोजन एंड हीलियम की. ओके, धीरे धीरे ये क्लाउड जो है, ये क्लाउड घूमने लगा. धीरे धीरे क्लाउड क्या हुआ? ये क्लाउड रोटेट होने लगा.
Okay, as this cloud started to rotate, okay, it started to condense. ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा. जैसे ठंडा होने लगा, इसके सारे जो मटेरियल्स है, जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, ये फ्यूज होने लगे इनटू हेवियर एलिमेंट्स. तो जैसे जैसे क्लाउड घूमने लगा, जैसे जैसे क्लाउड ठंडा होने लगा, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम धीरे धीरे एक्रीट होने लगे, धीरे धीरे फ्यूज होने लगे. एंड ये जो फ्यूजन है, ये जो एक्रीशन है, इससे हेवियर एलिमेंट्स बनने लगे, इससे हेवियर एलिमेंट्स बनने लगे. तो जो धरती का ओरिजिन है, जिसे हम लोग लगभग 4.8 to 3.5 बिलियन ईयर्स पहले कहते हैं, बिलियन ईयर्स अगो कहते हैं. ओके, तो ये जो ओरिजिन है, ये बेस्ट एक्सप्लेन करती है कौन सी थ्योरी? नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी. क्यों? बिकॉज इफ यू सी द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, तो बहुत सिंपल है. यू हैव कोर, ओके, इसके बाद आपकी एक लेयर आती है कॉल्ड एज मैंटल, इसके बाद में और एक लेयर आती है कॉल्ड एज क्रस्ट. So the three main layers of earth, you have crust, mantle and core. तो ये जो crust, mantle and core है, ये कैसी है? Basically you are having this three distinct layers basically existing on the basis of density stratification. ये properly layered है कि नहीं है? core की density सबसे ज्यादा, mantle की density core से थोड़ी कम, crust की density उससे कम. तो crust जो है, crust की density सबसे कम, core की density सबसे ज्यादा. तो जो हमारा जायंट हॉट नेबुला था, जो हमारा जायंट हॉट अमॉर्फस क्लाउड था, वो क्लाउड घूमने लगा, वो क्लाउड कंडेंस होने लगा. वो क्लाउड जैसे घूम के कंडेंस होने लगा, हेवियर एलिमेंट जो है वो कहाँ चले गए? धरती के इंटीरियर्स में चले गए. तो कोर जो हुआ वो सबसे डेंस हुआ, फिर अब कोर से धीरे धीरे बाहर आने लगे मैंटल पे. तो मैंटल की डेंसिटी और कम, क्रस्ट की डेंसिटी और कम. क्रस्ट से अगर आप ऊपर जाएंगे तो यू विल हैव द एटमॉस्फेयर, जो हमने पढ़ा अभी. तो एटमॉस्फेयर में गैसेस की डेंसिटी और ज्यादा कम, एंड इसके बाद रहेगा आपका आउटर स्पेस. आउटर स्पेस जो है वो क्या है? बेसिकली इट्स अ वैक्यूम. तो ये जो डेंसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन है धरती का, ओके, ये जो बेसिकली डेंसिटी बेस्ड लेयरिंग है धरती की, ये थ्योरी कौन सी बेस्ट एक्सप्लेन कर पा रही है हमें? The nebular hypothesis, the nebular accretion hypothesis. Okay, hypothesis in the sense of what? कि ये जो theory है, इस पे अभी भी काम चल रहा है. You require some research more on this कि हाँ ऐसा ही हुआ है. Okay, but according to everybody, according to the modern interpretation, yes, this is how the earth has originated and this is how we have the density based stratification on earth, because no other theory कैन सो कंक्लूसिवली एक्सप्लेन अस कि धरती के अंदर आपको ऐसी लेयरिंग क्यों मिलती है, कि क्यों इनर कोर सबसे ज्यादा डेंसिफाइड है, उसके बाद आउटर कोर है, फिर इनर मेंटल है, फिर मिडल मेंटल है, फिर आउटर मेंटल है, देन यू हैव क्रस्ट. एंड क्रस्ट भी अगर आप देखेंगे तो ओशनिक क्रस्ट, ओके, मैं आपको ये चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो ओशनिक क्रस्ट जो है, ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से. ओके, तो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा क्यों, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम क्यों? बिकॉज ओशनिक क्रस्ट जो है वो थोड़ा डेप्थ में मिलता है हमें, ओके, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थोड़ा ऊपर में मिलता है हमें. तो जैसे जैसे आप बाहर आते जाएंगे तो आपको डेंसिटी कम होते हुए मिलेगी. एटमॉस्फेयर में डेंसिटी सबसे कम, एंड इसके बाद आउटर स्पेस जो है वो रहेगा हमारा वैक्यूम. हेंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ कैन बी बेस्ट एट्रीब्यूटेड टू द नेबुलर एक्रीशन hypothesis, the nebular accretion theory. ठीक है. एंड आप बोलेंगे कि सर क्या धरती डेड प्लैनेट है? इज अर्थ अ डेड प्लैनेट? माय सिंपल आंसर इज नो, अर्थ इज नॉट अ डेड प्लैनेट. अर्थ इज स्टिल कूलिंग. धरती अभी भी क्या हो रही है जनाब? धरती अभी भी ठंडी हो रही है. ठंडी क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो नेबुलर एक्रीशन है ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. अर्थ इज स्टिल कूलिंग ऑफ. तो धरती के अंदर अगर आप जाते हैं, इफ यू गो फ्रॉम क्रस्ट टुवर्ड्स कोर्स, योर टेम्परेचर डू राइज. टेम्परेचर के साथ साथ आपका प्रेशर भी बढ़ता है, आपकी डेंसिटी भी बढ़ती है. तो ये जो प्रोसेस है कूलिंग की, एक्रीशन की प्रोसेस अभी भी ऑन है. इसी वजह से धरती के इंटीरियर्स में आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलते हैं. तो क्यों धरती के अंदर आपको टेम्परेचर्स मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल हीट
ऑफ द नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस। जैसे हमें यूनिवर्स के बैकग्राउंड में माइक्रोवेव रेडिएशन मिलते हैं, वैसे हमें धरती की रेसिडुअल हीट है, ये रेसिडुअल हीट धरती के इंटीरियर्स को अभी भी गर्म रखे हुए है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट बेसिकली वी आर सेइंग दैट अर्थ इज नो मोर अ डेड प्लैनेट। अर्थ अभी भी जिंदा है। हमारा जो आउटर कोर है बेसिकली वो फ्लूइडिक है। ओके, आप सबको तो ये थोड़ा सा पता होगा, थोड़ी सी एडवांस लेवल चीज अभी डिस्कस कर देता हूँ। होप आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे एंड आप मुझसे नाराज नहीं होंगे कि सर आप तो बातों बातों में इतने कॉन्सेप्ट्स बता देते हो कि छोड़ दो। बट आप सबको पता है कि आउटर कोर जो है धरती का, कोर के दो लेयर्स है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है धरती का वो फ्लूइडिक है। ओके, एंड जो इनर कोर है वो सॉलिड है, वो सॉलिड आयरन एंड निकल है। ठीक है, तो जो आउटर कोर है, या आउटर कोर में सारा मैटर चार्ज स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है। एंड ये आउटर कोर हमारा बेसिकली सॉलिड इनर कोर के अराउंड घूम रहा है। हेंस वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टेम्परेचर ज्यादा है चार स्टेट में, ये किस वजह से? बिकॉज द नेबुला स्टिल accreting, the nebula is still cooling. Conversely, if I take you to Mars, अगर मैं आपको मार्स पे लेके जाऊं, मार्स पे ऐसा कुछ है ही नहीं। मार्स इज डेड प्लैनेट। तो इसलिए अगर मार्स पे हमें जीवन पॉसिबल करना है तो मार्स को हमें टेराफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, मार्स के कोर को फिर से घुमाने की हमें जरूरत है। ठीक है, तो लाइक दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, दिस इज हाउ वी आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बिकॉज अगर ये नहीं रहेगा तो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। धरती अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, सन की गामा रेज एंड एक्स रेज हमारे आके हम सबको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कमिंग बैक, the Earth's interior are based explained on the basis of nebular accretion process. Okay, so now let me talk something with regards to the interiors of Earth. Okay, अगर मैं धरती के कंपोजिशन के बारे में बात करूं आप सबके साथ में, if I talk about the Earth's composition, okay, so please make sure that you are comfortable with this. Okay, so if I talk about the Earth's composition, so Earth's composition can be discussed under two heads. Number one, okay, Earth as a whole planet, okay, पूरी की पूरी धरती को हम लोग अगर लेते हैं तो उसमें हमको सबसे ज्यादा कौन से बेसिकली एलिमेंट्स मिलते हैं? ओके, बिकॉज एलिमेंट्स से क्या बनेंगे? मिनरल्स से क्या बनेंगे? आपके रॉक्स, है ना। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर, एलिमेंट्स से क्या बनेंगे? आपके एलिमेंट्स से आपके बनेंगे मिनरल्स। ओके, एंड मिनरल्स से आपके क्या बनेंगे? मिनरल्स यूज होके आपके बनेंगे रॉक्स। ओके, तो फ्रॉम एलिमेंट्स टू मिनरल्स, फ्रॉम मिनरल्स टू रॉक्स। ओके, तो बेसिकली जो एलिमेंट्स है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ कंपोजिशन एज अ होल प्लैनेट, तो अगर मैं धरती का कंपोजिशन एज अ होल प्लैनेट बोल रहा हूं तो आप जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? सबसे ज्यादा एलिमेंट जो मिलता है आपको धरती पे वो है बेसिकली आयरन। इसके बाद आपको मिलता है एलिमेंटल O2। प्लीज ध्यान में रखिएगा, इट इज O2, इट्स नॉट सिंगल O, इट इज एग्जिस्टिंग एज एलिमेंट। तो ऑक्साइड्स मिलते हैं ना आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, उस तरीके से। देन यू हैव सिलिका एंड देन यू हैव मैग्नीशियम। ओके, आप बोलेंगे कि सर आयरन क्यों मिल रहा है? बिकॉज धरती का जो इनर कोर है गाइस वो सॉलिड आयरन, ओके, वो आयरन एंड निकल से बना हुआ है। इस वजह से हमें धरती का, इफ यू आर टेकिंग एज अ होल प्लैनेट, देन द अर्थ कंपोजिशन नंबर 1 एलिमेंट इज द आयरन। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओनली द अर्थ क्रस्ट, अगर मैं ओनली द अर्थ क्रस्ट कंसिडर करता हूं, अर्थ कंपोजिशन एज ओनली द क्रस्ट, ओके, एज ओनली द क्रस्ट, तो आपको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द अर्थ क्रस्ट, तो विच डोमिनेंट एलिमेंट यू विल हैव? ओके, so the dominant elements that you will have in the earth's crust, you will have elemental O2, then you will have silica, and then you will have aluminium, and then you will have iron. तो आपको ये 4 एलिमेंट्स है जो आपको प्रीडोमिनेंटली धरती के क्रस्ट में मिलेंगे। ओके, और बहुत सारे एलिमेंट्स है बट
ये एलिमेंट्स टुगेदर विल मेक अप रफली 90% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, एंड ये 4 एलिमेंट्स टुगेदर विल मेक अप रफली 90% ऑफ द अर्थ एज अ होल प्लैनेट। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी? आयरन की। आयरन की मात्रा लगभग 35% है धरती पे। ओके, 35% है धरती पे। एंड O2 की मात्रा जो है वो लगभग 30% है। इट्स ऑलमोस्ट 30%। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स क्रस्ट, so elemental O2, you will be shocked to hear this, it basically is having a proportion of 45%, and if I talk about silica, तो सिलिका का लगभग 28%। ओके, 28%। so this is the earth's composition, and again, okay, elements, they will make up the bulk of what? the earth। okay, lighter elements जो है वो धरती का क्रस्ट बनाएंगे, एंड हेवियर एलिमेंट्स एंड मेटल्स जो रहेंगे वो धरती के इंटीरियर्स में मिलेंगे। तो लाइटर एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको? धरती के इनिशियल शैलो लेयर्स में। हेवियर एलिमेंट जो है जैसे आयरन है, आपको ये कहाँ मिलेगा? धरती के इंटीरियर में मिलेगा। तो गाइस, प्लीज रिमेंबर दैट इफ आई एम कंसिडरिंग द अर्थ, अर्थ इज स्ट्रैटिफाइड। धरती कैसी है हमारी? धरती हमारी है स्ट्रैटिफाइड। ओके, द अर्थ is stratified. The earth is stratified. Okay, stratified in the sense of what? Okay, stratified means क्या? धरती पे आपको क्या मिलते हैं? लेयर्स मिलते हैं, लेयर्स मिलेंगे। ओके, so earth is stratified. Please remember this concept very very well. Okay, so stratified किसके बेसिस पे है? This is stratified on the basis of what? On the basis of density. On the basis of density. Okay, जो हमारे धरती का कोर है, okay, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा अराउंड 13 to 13.5 उसकी डेंसिटी पहुंच जाएगी। मैक्स डेंसिटी ऑफ अराउंड 13 to 13.5। ओके, जो हमारे धरती का मेंटल है, ओके, जो हमारे धरती का मेंटल है, ओके, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कैन गो अप टू 9। ओके, तो आउटर कोर की डेंसिटी लगभग 11 से 13 के बीच में, इनर कोर की डेंसिटी 13 to 13.5। दिस इज टॉकिंग अबाउट मैक्स। ओके, मैक्स कितना जा सकता है? वैसे ही मेंटल का मैक्स जा सकता है 9। ओके, एंड जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट बेसिकली 2 पार्ट्स में रहेगा। एक हमारा रहेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड एक हमारा रहेगा ओशियनिक क्रस्ट। तो अगर मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी रहेगी वो लगभग 2 to 2.5 रहेगी, एंड ओशियनिक क्रस्ट की अगर मैं डेंसिटी आपके बारे में बात कर रहा हूं तो लगभग 3 to 3.5 रहेगी। एंड प्लीज गाइस, ध्यान में रखिएगा, ये सारी स्पेसिफिक डेंसिटीज है, इसके लिए इसका कोई यूनिट नहीं। Okay, these are all specific densities, hence you don't have any units. तो धरती की जो लेयरिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि धरती के इंटीरियर्स में आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे आपकी डेंसिटी कम होते जाएगी। तो धरती की जो एवरेज डेंसिटी है एज अ होल प्लैनेट इज बिटवीन 5 to 5.5। धरती की जो एवरेज डेंसिटी है एज अ होल प्लैनेट, इट इज almost 5 to 5.5, and you will be again shocked to hear this, that Earth is the most densest planet of the solar system. Okay, तो जो हमारी धरती है गाइस, धरती जो है ये हमारी बेसिकली the densest planet है किसकी? पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की। तो प्लीज मेक yourself incredibly proud that yes, Earth is one of the densest planet of the solar system, and you will be again shocked to hear this कि जो धरती है हमारी, ऐसी धरती की कंपोजिशन आज तक हमें पूरे यूनिवर्स में कहीं पे मिली नहीं है। ओके, सो वी हैव नॉट येट गॉट सच काइंड ऑफ कंपोजिशन एनीवेयर इन द यूनिवर्स। एंड हमारे धरती की जो पोजीशन है सोलर सिस्टम में, हमारे धरती की जो बेसिकली जो एक हम लोग बोलते हैं कि सन से हमारा डिस्टेंस कितना है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, कि हम सन के ज्यादा पास भी नहीं है एंड हम सन के ज्यादा दूर भी नहीं है। तो ये जो पोजीशन है धरती की, ऐसे पोजीशन हमें बहुत कम बार देखने को मिलती है पूरे यूनिवर्स में। ओके, एंड
It being the densest planet of the solar system, Earth is the only planet in the solar system जहां पे आपको पानी बर्फ के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है एंड गैसियस फॉर्म में भी मिलता है. Okay, so it is the only planet in the solar system where water also is found in all of its 3 states. Okay, so ये आप चीज आपके नॉलेज के लिए रख सकते हैं. ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में आप और एक चीज ध्यान में रखिएगा. कल आपको बेसिकली यू विल इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डू कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट एंड कैसे ओशंस फॉर्म होते हैं. उसके लिए हमें एक बेसिक चीज ध्यान में रखनी है. ये चीज आप प्लीज समझिएगा. जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन कैसा है धरती का, अगर हम लोग क्रस्ट कंसिडर कर रहे हैं तो O2 एंड सिलिका जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द अर्थ क्रस्ट. तो बट नेचुरली अगर हमें धरती के इंटीरियर्स के बारे में जानना है, बट नेचुरली इफ यू वांट टू स्टडी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, बट नेचुरली इफ यू वांट टू स्टडी द मिनरल्स ऑन द अर्थ, तो हमें प्रीडोमिनेटली कौन से मिनरल्स पढ़ना जरूरी है? सिलिका minerals. We have to study the silicate minerals in details. Why? Because silicate minerals will make up the bulk of the Earth's crust. And the answer to why continent, the answer to why do we have basalts, the ocean, the answer है silicate. So guys, I'm ending my session here today with the discussion of silicate minerals. एंड जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बेसिकली इसका पार्ट 2, उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि कैसे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं एंड कैसे हमारे प्लेट्स जो है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो बेसिकली होता है धरती पे. तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. तो इफ आई टॉक अबाउट द सिलिकेट मिनरल्स, हमें सिलिकेट मिनरल्स क्यों पढ़ना है? व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द सिलिकेट मिनरल्स? सिंपली बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज वो हमारे धरती के शैलो लेयर्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए हमें सिलिकेट मिनरल्स को पढ़ना बेहद जरूरी है. एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ में जो सिलिकेट मिनरल्स है वो बेसिकली आपको धरती के शैलो लेयर्स में ज्यादा मिलते हैं. तो मैं आपको 3-4 नाम लिख के दे रहा हूं. ये 3-4 नाम अगर आप ध्यान में रख लेंगे, लेट मी गिव यू 5 नेम्स. इफ यू रिमेंबर दिस 5 नेम्स, देन यू विल बी प्रीटी कंफर्टेबल विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर एंड you will be pretty comfortable in understanding the mechanical rigidity. Okay, layering तो आप कोर, मेंटल क्रस्ट तो बहुत आसानी से समझ लोगे, बट जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी, जिसपे धरती के कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट डिपेंडेंट है, वो इस पे डिपेंडेंट है गाइस. इसलिए हमें सिलिकेट मिनरल्स पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है. तो आप 3-4 नाम याद रख लीजिएगा. सबसे पहला आप ध्यान में रखिएगा क्वार्ट्ज. ओके, क्वार्ट्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज क्वार्ट्ज जो है ये बल्क ऑफ द शैलो लेयर्स को बनाता है. इसके बाद में आपको फेल्डस्पार्स मिलते हैं. यू हैव 2 फेल्डस्पार्स. ओके, फेल्डस्पार्स आपको 2 मिलते हैं. ओके, तो यू हैव अल्कली फेल्डस्पार्स. ओके, अल्कली फेल्डस्पार्स एंड यू हैव प्लेजियोक्लेस. ओके, यू हैव प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार. इसके साथ साथ आपको और 3 नाम याद रखने हैं. You need to remember amphibole. Okay, you need to remember pyroxene, and you need to remember olivine. Okay, खास तौर से olivine मत भूलना. सिलिकेट मिनरल्स ये आपको 4-5 ध्यान में रखने हैं. इस खास तौर पे olivine आप मत भूलना, बिकॉज olivine is the silicate mineral, is the basis of continental drift as per plate tectonics. Okay, तो प्लीज इसमें ध्यान में रखिएगा. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9, we will tend to focus on this. So this will be a 2-part lecture कि कैसे धरती के इंटीरियर्स, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. I think that you will be better able to place if you remember this name olivine in the next lecture. Okay guys, so basically I end my lecture over here for now. एंड लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपके साथ और एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा. ओके, वो चीज ये है बेसिकली कि आई ऑल्सो इन्वाइट यू टू अ वेरी स्पेशल इनिशिएटिव विच हैज बीन स्टार्टेड बाय मी. ओके,
एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव जो मैंने आप सबके लिए स्टार्ट किया है, यू कैन ऑल कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है कॉल्ड एज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। रिमेंबर, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज नॉट अ चैनल। ग्रुप इस वजह से बिकॉज इसमें आप सब डाउट्स पूछ सकते हैं एंड मैं आपके डाउट्स आंसर भी करता हूँ। एंड ये बहुत बढ़िया कम्युनिटी है बिकॉज बच्चे ही बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देते हैं। ओके, so you are free to join this group. For this you can just search at Geography by Pritesh. आप इसे सर्च कर लेंगे तो आप इस ग्रुप के पार्ट बन जाएंगे। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, इसमें आपके डाउट्स भी एड्रेस होंगे एंड स्लो बट स्टडी विल इंक्रीज अवर कम्युनिटी। तो गाइस, आई थैंक यू ऑन द बॉटम ऑफ माई हार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर स्टडी IQ IAS ऑर्गेनाइजेशन कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। एंड प्लीज आफ्टर दिस लेक्चर प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट and please don't forget to share this lecture because इससे हमारी community और grow होगी। Okay, so until next time, please take good care of yourself and please work hard and please work smartly and always ensure consistency because that is the basic of your preparation in civil services examination. Thank you. Please take good care of yourself. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।